हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं बच्चे आप लोग क्लास 11th के? आई होप आप सभी अच्छे हैं। आज मैं आपको जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जिसमें कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, आज हम उसके आगे के पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज जो हमारा मेन टॉपिक होगा डिस्कशन का, पढ़ाने का, वो अर्निंग और एक्सपेंस से रिलेटेड होगा। बिजनेस की अर्निंग क्या होती है, बिजनेस का एक्सपेंस क्या होता है। कॉमर्स के लैंग्वेज में बच्चों इनकम को रेवेन्यू कहते हैं। रेवेन्यू या टर्नओवर। टर्नओवर मतलब एक साल में आपने कितना सेल्स किया। रेवेन्यू आपने कितना रुपए जनरेट किया, उसको हम कहते हैं रेवेन्यू। ठीक है, और बिजनेस में या कॉमर्स के लैंग्वेज में खर्चों को कहते हैं एक्सपेंडिचर। आज हम इसी से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले देखिए बच्चों, मैंने क्या लिखा है, बैड डेप्ट। अब ये बैड डेप्ट क्या होता है? बैड डेप्ट को समझने से पहले बच्चों हमें ये समझना पड़ेगा डेटर कौन है और क्रेडिटर कौन है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद अ प्रॉपर एग्जांपल। अ डेटर इज अ पर्सन टू whom गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। डेटर वो व्यक्ति होता है जिसको हमने उधार में सामान बेचा। मान लेते हैं एक राशन दुकान है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। उस राशन दुकान में दो कस्टमर हैं, एक कस्टमर ए और एक कस्टमर बी। ए ने एक महीने का राशन लिया 5,000 का और ए ने पैसे दे दिए। तो एक कस्टमर है, डेटर नहीं है, बिकॉज ए हैज पेड द मनी। बट बी ने 4,000 का राशन लिया बट उसने पैसा नहीं दिया। बी ने उधार में सामान लिया। उधार मीन्स क्रेडिट। तो क्या बी डेटर है? हां, बिकॉज बी को शॉप ने क्रेडिट में, उधार में सामान बेचा। बी कस्टमर भी है और बी डेटर भी है बिकॉज बी ने पैसा नहीं दिया। तो याद रखिए बच्चों, जिसको उधार में, क्रेडिट में सामान बेचा जाए वो क्या कहलाता है? डेटर। समझ गए बच्चों? तो एक कस्टमर है, डेटर नहीं है। क्यों? बिकॉज ए से पैसा मिल चुका है, बट बी से 4,000 रुपए भी मिला नहीं है, फ्यूचर में मिलेगा। तो बी कौन है? डेटर। ऐसा भी हो सकता है कि बी को 4,000 का सामान बेचा गया, बी ने 1,000 रुपए दे दिया, पर 3,000 रुपए बी ने अभी भी नहीं दिए, तो भी बी क्या कहलाएगा? डेटर, बिकॉज बी को कुछ सामान उधार यानी क्रेडिट में सेल किया गया। तो इसका मतलब हर कस्टमर जो क्रेडिट में सामान लेता है वो क्या है? डेटर। और क्रेडिटर कौन होगा बच्चों? जिससे उधार में सामान परचेस किया गया, यानी वो शॉपकीपर जिससे उधार में 4,000 का गुड्स परचेस किया गया। तो यहां पे हमें समझना पड़ेगा, उधार में जिसको सामान बेचा जा रहा है, द पर्सन टू हुम गुड्स आर बीइंग सोल्ड ऑन क्रेडिट, दैट पर्सन इज डेटर। और जिससे उधार में सामान खरीदा जा रहा है, द पर्सन फ्रॉम होम गुड्स आर बीइंग परचेज्ड ऑन क्रेडिट, दैट पर्सन इज क्रेडिटर। ओके, नाउ इसमें एक फनी चीज है, उसको हम समझते हैं। जब हमको पैसा मिल चुका है तो हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता वो गब्बर सिंह है, वो चिकनी चमेली है, या वो मुन्नी बदनाम है। वाई? बिकॉज वी हैव गॉट द मनी। अगर मैं एक दुकान में बैठा हूं और मैंने उस दुकान में दिन भर में 10,000 की मिठाई बेची और मेरे को वो 10,000 रुपए मिल चुका है, तो मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं पड़ता कि वो 10,000 रुपए मुझे शीला ने दिए, मुझे मुन्नी ने दिए, या मुझे जलेबी बाई ने दिए, बिकॉज मुझे पैसा मिल चुका है। आई हैव गॉट माई मनी। बट अगर मान लीजिए मैंने 3,000 की मिठाई उधार में बेची है, तो मैं उनका नाम लिख के रखूंगा कि ये 3 लोग हैं जिनको मैंने 3,000 की मिठाई उधार में बेची है और कल को मुझे इन तीनों से पैसे लेने हैं। तो यहां पे ये बात ध्यान में रखने वाली है, अगर पेमेंट हो चुका है, द पेमेंट इज बीइंग डन, देन नेम हैज गॉट नो वैल्यू, हमें नाम से मतलब नहीं है। बट अगर सामान बेचा गया है और उसका पेमेंट नहीं हुआ है, तो हम उन डेटर्स के नाम नोट करेंगे, बिकॉज कल को हमें उससे पैसे लेने हैं। ठीक है, आगे। अब यहां पे देखिए बच्चों, मैंने क्या लिखा है? बैड डेप्ट। बैड डेप्ट क्या होता है? जिसको हमने उधार में सामान बेचा
और वो भाग गया बिना पेमेंट किए, इफ डेटर फ्लीज अवे विदाउट गिविंग पेमेंट, अगर जिसको उधार में सामान बेचा गया उसने बिना पैसे दिए वो भाग गया, तो वो क्या कहलाएगा? बैड डेप्ट। जैसे मान लीजिए एक साड़ी की शॉप है, उस साड़ी की शॉप में एक परिवार आता है और वो अपने बेटे की शादी के लिए बढ़िया बढ़िया साड़ी, कपड़े, ये सब लेकर जाता है। टोटल 50,000 का वो शॉपिंग करता है और ये कहता है कि ये शॉपिंग मेरी शादी की है, मैं इसका पेमेंट 2 हफ्ते बाद आपको करूंगा। तो नाउ ही इज अ डेटर, बट 2 हफ्ते बाद वो बिना पेमेंट दिए शहर से फरार हो जाता है। ही इज एब्सकॉन्डिंग, वो फरार हो गया। ही फ्लीज अवे, वो भाग गया। तो दुकानदार के लिए, उस शॉप के लिए वो 50,000 क्या हो गया? बैड डेप्ट, कि बिजनेस को 50,000 का लॉस हो गया। अगर डेटर ने टाइम से पैसे ना देके वो भाग जाए तो उसे क्या कहेंगे? बैड डेप्ट। इट इज अ लॉस फॉर द बिजनेस। बैड डेप्ट्स रिकवर्ड, अगर आपका डूबा हुआ पैसा, इफ बैड डेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर पिछले 3-4 साल का पैसा या 4-5 साल पहले का पैसा अगर रिसीव हो रहा है तो वो बैड डेप्ट रिकवर्ड है। मान लेते हैं 5 साल बाद उस आदमी ने बिजनेस को 40,000 रुपए दे दिया। अब आप समझिए, आप सोचेंगे अरे ये तो लॉस हो गया भाई, 50,000 का सामान बेचा गया था पर मिला 40,000, ये तो लॉस हो गया। नहीं, बिजनेस इस कॉन्सेप्ट में नहीं चलता बच्चों। हर बिजनेस ये मान के चलता है कि उसका कुछ पैसा 1 साल में डूबेगा। इट इज अ रूल ऑफ इकोनॉमिक्स, सॉरी, इट इज अ रूल ऑफ बीएसटी, अकाउंट्स और कॉमर्स। बड़े बड़े बिजनेसेस में आपको पता होगा, आपके मम्मी पापा की अगर शॉप है, दुकान है, आपके दोस्तों की शॉप है, आप उनसे पूछिएगा 1 साल में आपका कितना पैसा डूबता है। हर बिजनेस का, चाहे वो छोटा बिजनेस हो बड़ा बिजनेस हो, कुछ ना कुछ पैसा डूबता ही है। इट इज अ रूल कि हर बड़े बिजनेस का कुछ पैसा बैड डेप्ट हो जाता है। लेकिन अगर वही पैसा आपको 4-5 साल बाद मिले, जिसका आपको कोई उम्मीद नहीं था, अनएक्सपेक्टेड, सडनली वो पैसा मिल गया, 2 रुपए भी मिले, तो वो आपके लिए प्रॉफिट है। इट्स अ प्रॉफिट फॉर द बिजनेस। आपका 50,000 आपने उधार में आपने सामान दिया, 10 साल बाद, 8 साल बाद आपको 2,000 भी मिला, तो आपके लिए लॉस नहीं है, इट्स अ प्रॉफिट, बिकॉज इट इज बैड डेप्ट रिकवर्ड। अगर पिछले सालों का डूबा हुआ पैसा कुछ टाइम के बाद मिले, भले कम मिले, तो भी वो लॉस नहीं है, तो वो बिजनेस के लिए क्या है? प्रॉफिट। बिकॉज हर बिजनेस में बैड डेप्ट होते ही हैं, और अगर ये बैड डेप्ट आपको मिल जाए, डूबा हुआ पैसा मिल जाए, भले कम मिले, तो वो लॉस नहीं है, इट्स अ प्रॉफिट। अब देखिए बच्चों, मैंने लिखा है रिसिप्ट, एक रेवेन्यू रिसिप्ट और एक कैपिटल रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब होता है इनकम। जैसे अब स्कूल में फीस देते हैं बच्चों, तो आपको रिसिप्ट मिलती है, तो वो जो स्कूल की रिसिप्ट है वो स्कूल की इनकम है, कि स्कूल ने बच्चों से फीस लिया, तो वो स्कूल की क्या है? रिसिप्ट। तो रिसिप्ट मतलब होता है बिजनेस का इनकम। अब ये 2 टाइप में है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। अब हम इसको ब्रेक डाउन करके समझते हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में क्या डिफरेंस है। मेन अर्निंग, बिजनेस की मेन कमाई को कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। अगर मेरी मिठाई की दुकान है, तो मिठाई बेचकर जो मैं जो भी कमाऊंगा, हलवा, खोवा, पेड़ा, जितने प्रकार की मिठाइयां हैं, काजू कतली, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, है ना, जितने भी प्रकार की मिठाइयां बेच के मैं कमाऊंगा, वो मेरे लिए क्या कहलाएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट। अगर मेरी साड़ी की दुकान है, जितनी साड़ी बेच के मैं पैसा कमाऊंगा, वो क्या कहलाएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट। अगर मेरी कन्फेक्शनरी की शॉप है, केक, पेस्ट्री, जो भी मैं बेच के कमाऊंगा, क्या कहलाएगा वो मेरे लिए? रेवेन्यू रिसिप्ट। तो बिजनेस की मेन अर्निंग होती है, बिजनेस का मेन सोर्स ऑफ इनकम। एक मूवी थिएटर है, उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? थिएटर में जो लोग खाना खा रहे हैं या फिर मूवी देख रहे हैं, उनसे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, क्या कहलाएगा वो? रेवेन्यू रिसिप्ट। रिकरिंग इन नेचर मतलब रिपीट, रिपीट मोड, बार बार होगा। एक मिठाई की दुकान है, वो बार बार मिठाई बेचेगी। मूवी का थिएटर है, वो बार बार मूवी टिकट सेल करेगा। साड़ी की दुकान है, कपड़े की दुकान है, कन्फेक्शनरी की दुकान है, वो अपने प्रोडक्ट्स को रोज सेल करेगा और पैसे कमाएगा। इसलिए रेवेन्यू रिसिप्ट रिकरिंग इन नेचर। हाँ, कभी एक्सेप्शनल केस है, जैसे दुकान आज बंद है, बहुत बारिश हो गई, कस्टमर नहीं निकले, वो अलग केस है, दैट्स डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग। ओके, दैट्स हाइपोथेटिकल, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें इस बात को देखना है कि कोई भी बिजनेस हो, जैसे गाड़ियों का बिजनेस है, तो वो गाड़ियां रोज बेच के पैसे कमाएगा,
तो आपका जो मेन बिजनेस है, आपको उसके प्रोडक्ट्स और सर्विस को डेली बेचोगे। एक सैलून है, वो डेली बाल काटेगा, दाढ़ी बनाएगा, तो वो उससे पैसे कमाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट रिकरिंग इन नेचर। देखिए एग्जांपल भी दिया है, सेलिंग ऑफ स्वीट्स बाय स्वीट शॉप। कैपिटल रिसिप्ट comes from selling of assets like land, building, non recurring in nature। अब सोचिए एक साड़ी की दुकान है, उसकी पुरानी एसी वो बेच के 5,000 कमा लिया, दुकान में नया एसी इंस्टॉल करना है, क्या वो उसका मेन इनकम है एसी बेचना? नहीं, तो वो किस में आएगा? कैपिटल रिसिप्ट। एक मिठाई की दुकान है, उस मिठाई की दुकान ने अपने कुछ पुराने फर्नीचर्स बेच दिए, क्या वो फर्नीचर्स उसके लिए मेन इनकम है? नहीं, उसका मेन इनकम तो मिठाई बेचना है, लेकिन पुराना फर्नीचर हो गया था तो उसने उसको बेच दिया, तो वो किस में आ जाएगा? कैपिटल रिसिप्ट। यहां पे बच्चों ये ध्यान रखिएगा, अगर फर्नीचर शॉप बेच रहा है तो वो कैपिटल रिसिप्ट नहीं होगा, ना 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 ना, वो क्या होगा? रेवेन्यू रिसिप्ट। समझ रहे हैं बच्चों? ट्राई टू अंडरस्टैंड ये कॉन्सेप्ट। जिस फर्नीचर की दुकान है, अगर वो फर्नीचर बेच रहा है तो वो उसके लिए कैपिटल रिसिप्ट नहीं होगा, वो उसके लिए क्या होगा? रेवेन्यू रिसिप्ट। लेकिन उसी फर्नीचर की दुकान ने अपने पुराने एसीज को बेच दिया, तो वो उसके लिए क्या बन जाएगा? कैपिटल रिसिप्ट। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, एक बार देखिए वीडियो अच्छे से बन रहा है कि नहीं? ओके। अगर एसी की शॉप है तो वो एसी बेच के जो कमाएगा वो उसके लिए क्या कहलाएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट। इलेक्ट्रॉनिक शॉप है तो वो बेच के जो भी कमाएगा वो क्या कहलाएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट। लेकिन अगर उसी एसी की दुकान ने अपना फर्नीचर बेच दिया तो वो क्या कहलाएगा? कैपिटल रिसिप्ट। तो समझिए बच्चों, जिस बिजनेस का जो मेन इनकम है वो रेवेन्यू रिसिप्ट, लेकिन अगर उसने कुछ और काम करके पैसा कमाया, कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है। अब मान लेते हैं कार की शोरूम है, तो कार बेच के जो भी कमाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट। अब उसी कार के शोरूम ने अपनी कोई पुरानी जमीन, कोई बिल्डिंग बेच दिया, तो वो क्या कहलाएगा? कैपिटल रिसिप्ट। तो वो नॉन रिकरिंग है, बार बार ऐसा नहीं होगा। बार बार कार का शोरूम अपनी जमीन नहीं बेचेगा, कभी कभी बेचेगा। बार बार कार का शोरूम अपनी पुरानी एसी नहीं बेचेगा, कभी कभी बेचेगा। लेकिन कार वो हर साल, हर महीने, हर दिन बेचेगा। तो कैपिटल रिसिप्ट बार बार रिपीट नहीं होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट बार बार रिपीट होगा। एक वर्ड में कहूं, आपकी मेन इनकम आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट है जो बार बार होगा, आपकी कहीं और की इनकम आपका कैपिटल रिसिप्ट है, वो नॉन रिकरिंग। जैसे बच्चों मेरी ट्यूशन चलती है, मेरा कोचिंग क्लास है, तो बच्चों से जो मेरी फीस है वो मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट, वो मेरी मेन इनकम है और वो मुझे बार बार बच्चों से मिलेगा। अब मैंने अपने कोचिंग के कुछ पुराने डेस्क बेंच, कुछ पुरानी एसीज को मैंने बेच दिया, क्या वो मेरा मेन इनकम है? नहीं, तो मेरे लिए क्या कहलाएगा? कैपिटल रिसिप्ट। और क्या मैं बार बार एसी और बेंच बेचूंगा? नहीं, 4-5 साल जब पुराने हो जाएंगे, ओल्ड हो जाएगा, तब बेचूंगा। तो कैपिटल रिसिप्ट नॉन रिकरिंग और रेवेन्यू रिसिप्ट रिकरिंग। अब इसी को बच्चों में एक्सपेंडिचर में ले आया हूं, खर्चे, बिजनेस के खर्चे, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर और कैपिटल। जैसे इनकम भी दो होता है, रेवेन्यू और कैपिटल, खर्चे भी दो प्रकार के होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग, बार बार रिपीट होगा। स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस, बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए खर्चे जरूरी है। जैसे सैलरी, अगर आप अपने इंप्लॉइज को सैलरी नहीं दोगे, क्या वो आपके लिए काम करेंगे? तो आप की अगर गाड़ी की शोरूम है, आप कार कैसे बेचोगे? कैसे आप जो इंप्लॉइज हैं अगर वो होंगे नहीं, तो कार को बेचने के बारे में कौन बताएगा? कार के फीचर्स के बारे में कौन इंट्रोड्यूस करेगा? शोरूम में ठीक से काम नहीं होगा तो कस्टमर्स का ध्यान कौन रखेगा? तो आपका कार का शोरूम चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर आप अपने शोरूम का बिजली का बिल नहीं भरेंगे हर महीना, क्या बिजली आएगी? बिजली काट दी जाएगी, आपके शोरूम में लाइट नहीं आएगा, अच्छे से शोरूम चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। वेजेस, अगर आप कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहे हैं, आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, बिल्डिंग्स बन रही है, अगर आप अपने मजदूरों को वेजेस नहीं दोगे, मजदूरी नहीं दोगे, तो क्या वहां पे काम होगा? नहीं होगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए जरूरी है और यह भी रिकरिंग, बार बार रिपीट होगा। आपको सैलरी हर महीने देना है, आपको बिजली का बिल हर महीने पटाना है। अगर आपने ये खर्चे नहीं किए, आपका बिजनेस प्रॉपरली रन नहीं होगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग, ये आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट वन टाइम, बेनिफिट लॉन्ग टाइम। आपको खर्चा एक बार करना है, फायदा आपको कई सालों तक मिलेगा। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स लाइक बिल्डिंग, मशीनरी और लैंड, अगर आपका कार का शोरूम है,
कि आप हर महीने नई जमीन खरीदोगे, हर साल नई जमीन लोगे, आप सालों में एक बार उस जमीन को लोगे, उसमें फैक्ट्री डालिए या कार का शोरूम, कई सालों तक आप वहां पे काम कर सकते हैं। आपने मशीन खरीदा कार के प्रोडक्शन के लिए, क्या मशीन हर साल लेंगे? नहीं, सालों में एक बार लेंगे, जिसमें कई सालों तक कारों का प्रोडक्शन होगा। तो बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड, ये आपके लिए क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो आप करते हैं एक बार पर फायदा उठाते हैं कई सालों तक। अगर साड़ी का दुकान है, मिठाई का दुकान है, जो जमीन खरीदी जाएगी जिसमें दुकान सेट होगा, वो एसीज, वो रेफ्रिजरेटर, वो फर्नीचर, क्या वो हर साल खरीदे जाएंगे? नहीं, वो एक बार खरीदे जाएंगे। लेकिन वर्कर्स का ऐसा है क्या? आप सैलरी एक महीने देंगे और बोलेंगे 12 महीने काम करो? नहीं, आपको उन्हें हर महीने सैलरी देनी है, आपको हर महीने बिजली का बिल भरना है। तो इसलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए जरूरी है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर एक बार, और इसका फायदा आपको कई सालों तक मिलेगा। मेरा कोचिंग है, मैंने जो एसी लिया वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, मैं बार बार नहीं लूंगा, सालों में एक बार लूंगा। लेकिन वो जो एसी का इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो मेरे लिए क्या कहलाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये जो व्हाइट बोर्ड आप देख रहे हैं, ये क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। सालों में एक व्हाइट बोर्ड लूंगा, लेकिन जो मार्कर है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बार बार मुझे मार्कर लेना पड़ेगा, खत्म हो जाएगा, वरना मैं क्लास कैसे लूंगा? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर सालों में एक बार होता है, आप इन्वेस्ट एक बार करते, फायदा कई सालों तक मिलता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर आपको बिजनेस को प्रॉपरली रन करना है, आपको वर्कर्स को बार बार सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल बार बार देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप बच्चों आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। मिलती है अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।